आज हमारा LCS का 9th डे है। आज आपको मैं बताऊंगा बजटिंग के बारे में। बजट कैसे बनाते हैं, बजटिंग की क्या इम्पोर्टेंस है। और एक चीज़ और वाज़ह कर दूं, ये पाकिस्तान का जो अभी करंट बजट पेश किया गया है उसके बारे में काफ़ी मीम्स बन रही हैं। तो ये कोई सियासी क्लास नहीं है, कोई सियासी प्रोग्राम नहीं है, ये एक ई कॉमर्स के रिलेटेड प्रोग्राम है। तो काइंडली जो है जी, इसको सियासी रंग ना दिया जाए। किसी किस्म की कोई भी मीम जो है हम बजट के ऊपर नहीं बना रहे। जो लोकल बजट पेश किया गया, सुना है आजकल इंटरनेशनल पासपोर्ट भी ब्लॉक हो रहे हैं, तो एहतियातन मैंने कहा जी पहले ही वादे कर दूं कहीं मेरा भी पासपोर्ट ब्लॉक ना हो जाए कि बजट के ऊपर बात नहीं करनी बिल्कुल। अच्छा जी, आज का सेशन जी थोड़ा बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है। बजटिंग बड़ा अहम टॉपिक है और इसके बारे में आज मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि किस तरह से हमने ई कॉमर्स का बजट बनाना है, इस किस तरह से हमने प्लान करना होता है। बजटिंग क्या है, बजट का नाम तो आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सुना होगा। हर साल पाकिस्तान में जून में बजट पेश किया जाता है और सुनने में आता है जी बजट पेश होने वाला है, बजट पेश हो गया, इतनी मालियत का बजट पेश हुआ और पिछले साल बजट में इतना खसारा हुआ था, फलां चीज़ के लिए इतने पैसे मुख्तस किए गए, फलां काम के लिए इतने पैसे मुख्तस किए गए। तो बजट का उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें बजट को, तो बजट का मतलब है तखमीना। ये तखमीना अंदाजा लगाना कि नेक्स्ट ईयर में हमारा कितना खर्चा होगा, फॉरकास्टिंग। तो ये अंदाजे जितने भी होते हैं ये एग्जैक्ट फिगर्स नहीं होते। एक समझ लें एलोकेशन जो है बजट की रखी जाती है कि इतने पैसे इस काम में लगाए जाएंगे, जो अप डाउन हो सकते हैं। तो कई जगह से आप बाद में देखेंगे जब बजट पेश किया जाता है तो हर तरह के जो अदारे हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, हर तरह का बजट रखा जाता है। लेकिन एंड ऑफ ईयर अगर आप देखेंगे पूरे साल स्पेंडिंग क्या हुई थी, तो हमारे वजीर आजम साहब, वजीर आला साहब बहुत सारे सवाबदीदी फंड जो हैं वो इशू कर देते हैं। इसी तरह कुछ अदारों के पैसे इस अदारे से निकाल के दूसरे में लगा दिए और उन अदारों के जो काम है वो खटाई में पड़े रहते हैं। कुछ साल पहले बहुत बड़ा सैलाब आया था पाकिस्तान में, तो जब इंक्वायरीज हुई कुछ पता चला कि जो नहरों में भल सफाई होती है हर साल, तो उसका जो बजट था वो निकाल के उन्होंने जी पैरिस बनाने पे लगा दिया था। तो इस तरह के जो काम इधर उधर हो जाते हैं, ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो बजटिंग हमने सीखनी है अपनी ई कॉमर्स के जो प्रोजेक्ट है हमारा, उसकी बजटिंग, उसका तखमीना। आपको मैं बताऊंगा कि ई कॉमर्स के लिए कितना बजट चाहिए होता है और किस तरह से हम बजट बनाएंगे और कैसे फिर हम उसके ऊपर अमल करेंगे। अच्छा जी, ये मैं आपके साथ शीट शेयर कर दूंगा। स्टार्टअप एक्सपेंसेस एंड कैपिटल, ये एक बजटिंग बनाई हुई है किस तरह से। इसमें जो है जी डिटेल बजट है, ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए है कि कैसे इन्होंने स्टार्टअप एक्सपेंसेस कैसे होंगे, बिल्डिंग एंड रियल एस्टेट एक्सपेंसेस, लीज लेनी है आपने या कैपिटल इन्वेस्टमेंट है या आपने बैंक लोन लेना है, ये सारी डिटेल। उसके बाद इन्वेंट्री की कैटेगरीज, इन्वेंट्री की कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, एडवर्टाइजिंग एंड प्रमोशन पे कितना बजट लगेगा, उसके बाद अदर एक्सपेंसेस कितने होंगे, रिजर्व फॉर कॉन्टीजेंसीज होता है कि प्लस माइनस हम 20% रखते हैं कि अप डाउन हो सकता है, कुछ रिजर्व रखते हैं। उसके बाद समरी ऑफ स्टेटमेंट समरी है जिसमें हम इन्वेस्टमेंट देखते हैं। सोर्स ऑफ कैपिटल क्या होगा, ओनर की कितनी इन्वेस्टमेंट होगी या बैंक लोन आपने कितना लेना है, टोटल इन्वेस्टमेंट आपकी कितनी लगेगी। पहले हमने एक बजट बनाया, टोटल हमारा खर्चा यहाँ पे इतना होगा, फिर हमने इन्वेस्टमेंट निकाल लिया जी हमारी इन्वेस्टमेंट हमने बैंक से करनी है या खुद करनी है। स्टार्टअप एक्सपेंसेस जो हैं उसमें फिर इंडिविजुअली जो चीज़ें हैं सारी, बिल्डिंग पे कितने, जो यहाँ पे हमने इंडिविजुअली सारे ये बजट बनाया था सारी चीज़ों का, तो उसको यहाँ पर हम टोटल करेंगे। बिल्डिंग के एक्सपेंसेस कितने हैं, लीज अगर रेंट लेना है अपनी बनानी है या रेंट लेना, उसका कैपिटल इक्विपमेंट, अगर कोई बजट बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें आपकी इक्विपमेंट्स भी चाहिए तो उसके ऊपर लोकेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, ओपनिंग इन्वेंट्री आपकी कितना बजट होगा। तो ये सारी चीज़ें, एक तो ये बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए ये एक डिटेल समझ लें बजट है। तो ये तो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा फाइल, इसको आप देख लेंगे। उसके बाद आज हमने करना है इतने ई कॉमर्स का छोटे लेवल का बजट बनाना है। आपने अगर ड्रॉप शिपिंग करनी है तो ड्रॉप शिपिंग कैसे करेंगे। तो स्टार्टअप एक्सपेंसेस का हो गया जी बजट बिग कंपनी के लिए। तो ई कॉमर्स में अगर हम देखें जी, फाइल मैं ओपन कर लेता हूँ जी, न्यू फाइल बना लेता हूँ, बजट कैसे आपने बनाना है उसमें स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को जी बताता हूँ। उसके बाद
डॉक फाइल में जी बना लेते हैं हम कि ई कॉमर्स का हम इंटरनेशनल मार्केट में अगर काम करते हैं तो कैसे कितना खर्चा हमारा आएगा। अच्छा जी, सबसे पहले तो हमने समझने हैं अपने जो मॉडल हैं, हमने किस मॉडल के ऊपर काम करना है। अगर इंटरनेशनल मार्केट में हमने काम करना है तो क्या तरीका होगा। इन्वेस्टमेंट भी फिर उसी लिहाज से हमारी लगनी है। तो इसमें सबसे पहला जो वे है, इजीएस्ट वे है, जिसमें कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आपकी लगती, तो वो तो हमारे जो यंगस्टर हैं सीख के कोई भी स्किल, जैसे ये आप स्किल सीख रहे हैं, आप मतलब प्लेटफॉर्म के ऊपर अपनी स्किल्स ही सेल करें, अपने स्किल्स को सेल करें। स्किल्स सेल करना भी ई कॉमर्स में ही आता है कि आप सर्विसेज सेल कर रहे हैं और ई कॉमर्स है। उसके लिए आप क्या करते हैं, आपने कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगानी, आप अपनी सोशल प्रोफाइल बनाते हैं। उसके बाद सोशल प्रोफाइल बनाने के बाद आप मार्केट प्लेसेस के ऊपर अपनी जो है जी अकाउंट बनाते हैं, जिसमें मार्केट प्लेसेस में फ्रीलांसिंग के मार्केट प्लेसेस में हम देखेंगे नंबर 1 पे आ जाता है जी फाइवर। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास अपवर्क। फिर आ जाता है आपके पास फ्रीलांसर। तो आप यहाँ पे काम ढूंढते हैं सोशल प्रोफाइल बना के सोशल मीडिया पर भी, और मुख्तलिफ तरह के इस तरह के बीसीओ पर दूसरे और भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है, guru.com है। आप ढूंढेंगे तो आपको लंबी एक लिस्ट मिल जाएगी। तो आप सब पे आपने अकाउंट नहीं बनाना होता, आपने सिर्फ चंद पे जो हैं कुछ टॉप के, कुछ अभी जो नए प्लेटफॉर्म शुरू हुए हों उन पे आप अकाउंट बना के तो उनके ऊपर आप स्ट्रगल शुरू कर सकते हैं स्टार्ट में। फाइवर इज द बेस्ट वे। फाइवर के ऊपर गिग्स लगाएं, अपवर्क के ऊपर प्रोजेक्ट ढूंढें, वहां पे बिडिंग करें। फ्रीलांसर को भी फिर थोड़ा लेटर ऑन आप स्टार्ट कर सकते हैं, पहले 2 से स्टार्ट कर लें, उसके बाद फिर फ्रीलांसर पे लेटर ऑन मूव हो सकते हैं। तो इसमें जो है आपको रिव्यूज आपको मिल जाते हैं अच्छे, फिर आपको रेगुलर यहाँ से इन प्लेटफॉर्म से काम मिलता रहता है। सोशल मीडिया से आपको स्टार्ट में तो काम मिल जाता है, लेकिन लेटर ऑन फिर आपको बड़ी स्ट्रगल बार बार प्रोजेक्ट लेने के लिए, तो आपको वैसा काम फिर नहीं मिलता। सोशल मीडिया पर एक तरीके से काम आपको बड़ा अच्छा मिल सकता है कि आप फिर कंटेंट क्रिएटर बने, कि आप अपने सोशल प्रोफाइल को अपनी जो है पर्सनल ब्रांडिंग के लिए यूज करें, कि आप एक पर्सनल ब्रांडिंग शुरू कर दें अपने। जैसे मैं वीडियोस बना रहा हूँ, इस तरह से आप भी जो भी जिस चीज़ में भी एक्सपर्ट हों उस चीज़ की वीडियोस बनाएं, अपने सोशल मीडिया के ऊपर लगाएं, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर लगाएं। तो यहाँ से आपकी जो है मोनेटाइजेशन भी हो जाएगी, और आपकी जो स्किल्स हैं वो आपके फैन जो ऑडियंस है उनको भी पता होगा, और बहुत सारे लोग आपके फैंस ऑडियंस में ही आपके साथ रब्ता कर लेते हैं, उनको ही सर्विसेज चाहिए होती हैं, तो वो आपसे सर्विसेज बाय कर लेते हैं। फिर आपको इन प्लेटफॉर्म पर भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको डायरेक्टली क्लाइंट मिलते हैं, आप अपनी वेबसाइट जनरेट कर लेते हैं। ये तो उनके लोगों के लिए है कि जिनके पास इन्वेस्टमेंट है। सोशल प्रोफाइलिंग के लिए भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, सिर्फ ऑर्गेनिक वे में आपकी प्रोफाइल रीच जो है इंस्टेंटली आपको नहीं मिलती, कुछ पेड बजट भी खर्च करना पड़ता है। खैर वो मार्केटिंग में डिटेल से हमारी बात होगी। उसके बाद ये तो हो गया जी सबसे पहला जो तरीका है फ्रीलांसिंग का, ऑनलाइन काम करने का, इसको फ्रीलांसिंग। तो इसमें पहला पहले तरीका फ्रीलांसिंग में लो इन्वेस्टमेंट है। लो इन्वेस्टमेंट, बल्कि नो इन्वेस्टमेंट कह लें, नो इन्वेस्टमेंट। नो इन्वेस्टमेंट होगी जी। दूसरा तरीका जो हम ऑनलाइन यूज करते हैं जी काम करने के लिए, वो है जी आप लोग ऑनलाइन जो है वेबसाइट बना लेते हैं। ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग। इसके लिए जो ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग है ये है जी लो इन्वेस्टमेंट। ये हो गया जी लो इन्वेस्टमेंट, आपका काम शुरू हो जाता है ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग। ड्रॉप शिपिंग क्या होती है ये आप लोगों को जी पहले भी कई दफ़ा एक्सप्लेन किया है। ड्रॉप शिपिंग में सिंपल स्टेप्स होते हैं। सिंपल स्टेप्स होते हैं कि आपके पास नो इन्वेंट्री,
आपके पास कोई इन्वेंट्री नहीं होती। उसके बाद सिंपली आपने क्या करना होता है, एडवर्टाइज अदर प्रोडक्ट, दूसरों के प्रोडक्ट आपने एडवर्टाइज करने हैं। कोई आपकी इन्वेंट्री नहीं है, दूसरों के प्रोडक्ट आपने एडवर्टाइज करने हैं। थर्ड नंबर पे, व्हेन सेल यू विल बाय फ्रॉम सप्लायर एंड डिलीवर टू बायर। सिंपली आप लोग जो है जी, जब सेल हो जाएगा प्रोडक्ट, तो आप जो है जी अपना जो जिसका प्रोडक्ट आप एडवर्टाइज कर रहे थे उससे बाय करेंगे और बायर को डिलीवर कर देंगे। उसके बाद आपने इसमें क्या देखना होता है कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, आपने कस्टमर सपोर्ट जो है उसका ख्याल करना होता है जी। कस्टमर सपोर्ट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कोई भी रिटर्न आता है, कस्टमर को कोई भी इशू आते हैं, तो आपने कस्टमर सपोर्ट देखनी है और रिटर्न रिफंड को मैनेज करना है आपने कस्टमर के साथ। तो ये तो हो गया लो इन्वेस्टमेंट का आप जो है जी एक ई कॉमर्स का प्रोजेक्ट। थर्ड नंबर पे हम देखते हैं जी, इसको कहते हैं जी ई कॉमर्स होलसेल। ई कॉमर्स होलसेल, इसमें हम कहते हैं इसको मीडियम इन्वेस्टमेंट। तो जी ई कॉमर्स होलसेल में मीडियम इन्वेस्टमेंट कैसे है जी, इसमें आप क्या करते हैं, पहले नंबर पे आपके पास यहाँ पे थी नो इन्वेंट्री, लेकिन यहाँ पे आप क्या करते हैं, आपके पास इन्वेंट्री बाय करते हैं आप, बाय इन्वेंट्री। आप प्रोडक्ट लेते हैं किससे, होलसेलर से, कि जिसके प्रोडक्ट आप पहले एडवर्टाइज कर रहे थे जिस सप्लायर के, आप उससे बाय करते हैं इन्वेंट्री। बाय करते हैं, बल्क बाय करते हैं, 10 आइटम 20 आइटम इकट्ठे लेके रख लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं अपने। उसके बाद इन्वेंट्री बाय करनी है, पाकिस्तान से आप काम कर रहे हैं, कैसे बाय करके कहाँ रखनी है, आप यूज फुलफिलमेंट सेंटर करते हैं। फुलफिलमेंट सेंटर पे आप इन्वेंट्री बाय करके फुलफिलमेंट सेंटर के ऊपर आप इन्वेंट्री रख लेते हैं। उसके बाद आप क्या करते हैं जी, जैस उसी को एडवर्टाइज करते हैं, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म यूज करते हैं, मार्केट प्लेसेस यूज करते हैं आप, एंड ओन वेबसाइट, एडवर्टाइज एंड सेल। और इसमें मीडियम इन्वेस्टमेंट है, उसके बाद इसमें मीडियम रिस्क है जी। पहले में हमने कहा जी नो इन्वेस्टमेंट, तो इसमें जो नो इन्वेस्टमेंट है इसमें नो रिस्क भी कह लें। नो रिस्क में इसमें टाइम ही आपका समझ लें वेस्ट होता है, वेस्टेज ऑफ टाइम है, अगर प्रॉपर तरीके में आप नहीं करते तो आप समझ लें कि अपना टाइम ही करते हैं वेस्ट, वेस्टेज ऑफ टाइम। और टाइम जो है इसको मैं कहता हूँ जी टाइम इज लाइफ, तो सबसे बड़ा वेस्टेज यही है अगर आप समझें तो। बाकी जगह पे तो पैसों का लॉस है, हो सकता है आप स्ट्रगल करें, जब पैसे आपके लगे होते हैं तब आपकी स्ट्रगल डबल हो जाती है, जब पैसे आपने नहीं लगाए होते तो आपकी स्ट्रगल लो होती है, कि आपको ये लगता है कि यहाँ पे कौन से पैसे ज़ाया हो रहे हैं, लेकिन असल में यहाँ पर ही असल पैसे ज़ाया हो रहे हैं आपके। तो सबसे पहले स्किल्स के ऊपर ही फोकस करें, स्किल्स होंगी तो ये बाकी काम आपने करने हैं, बाकी काम उसके बाद ही होने हैं। अच्छा, इसमें हमने कहा जी मार्केट प्लेसेस पर और अपनी वेबसाइट के ऊपर हम लगा देते हैं जी प्रोडक्ट। मार्केट प्लेसेस हैं, अमेजोन है, ईबे है, एडसे है, तो ये मार्केट प्लेसेस हैं। शॉपिफाई पे अपनी वेबसाइट बनती है, इस तरह वर्डप्रेस पर अपनी वेबसाइट बनती है, या फिर कस्टम कोड पीएचपी वेबसाइट्स आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं। तो आपने जो मार्केट प्लेसेस होते हैं वहां पर आपने एडवर्टाइजमेंट नहीं करनी होती, वहां पर ऑलरेडी ट्रैफिक बहुत ज्यादा होती है, जबकि आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक लेके आनी पड़ती है, यहाँ पर आपको मार्केट करनी पड़ती है।
और यहाँ पर मार्केट प्लेसेस में मेन आपने जो प्रोडक्ट ऑलरेडी सेल हो रहे हो उन प्रोडक्ट रिसर्च करके मुख्तलिफ टूल के साथ वो प्रोडक्ट चूज कर लेने हैं। फिर वो प्रोडक्ट के ऊपर कीवर्ड्स के ऊपर आपने काम करना है, लेकिन इंडिविजुअली वहां पर आप प्रोडक्ट की बहुत ज्यादा आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी, जबकि वेबसाइट पर मार्केटिंग की जरूरत पड़ेगी। उसके बाद जी इसमें आपने कस्टमर सपोर्ट आपके पास होती है। अगर आपकी अपनी वेबसाइट है या मार्केट प्लेसेस में आपने काम कर रहे हैं, तो ये जो फुलफिलमेंट सेंटर होते हैं आपने यूज करते हैं, इनके पास अपना सामान आपने स्टोर किया होता है, तो ये डिलीवरी मैनेज करते हैं फुलफिलमेंट सेंटर। और आपने क्या करना होता है कि जी इनके साथ कनेक्टेड रहना होता है, और कस्टमर सपोर्ट जो है वो आपके पास होती है। एक चीज जो है ऑन टाइम पहुंच गई है, कोई रिटर्न रिफंड जो है वो आपके साथ इसको मैनेज करेंगे। अब इस उसके बाद फोर्थ नंबर पर देखते हैं जी, फोर्थ मॉडल होता है जी हमारा ई कॉमर्स का। ई कॉमर्स होलसेल की बजाय हम यहाँ पर करते हैं जिसको हम प्राइवेट लेबल कह लेते हैं जी। अमेजोन में इसको प्राइवेट लेबल कहते हैं, वैसे इसको समझने के हम कह लें जी ओन ब्रांड कह लें जी इसको, ओन ब्रांड मेकिंग कह लें, कि आप अपना ब्रांड बनाते हैं कोई भी। अब ब्रांड क्या है, आपके इर्द गिर्द बाटा सर्विसेज जितनी भी बड़े बड़े नेम हैं कंपनीज के, जैसे अमेजोन भी एक ब्रांड है, ईबे एक ब्रांड है, तो बड़े बड़े जो नेम्स हैं जो प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं सर्विसेज भी सेल कर रहे हैं, तो वो अपना एक ब्रांड बनाते हैं, अपने नेम से प्रोडक्शन अपना नेम लगाते हैं उस अपने प्रोडक्ट के ऊपर। फिर उसके बाद करते हैं जी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। तो इसमें हम देखेंगे जी हाई इन्वेस्टमेंट हाई रिस्क। जब आपने अपना ब्रांड बनाना है, अपने प्रोडक्ट अपनी प्रिंटिंग के साथ बनाने हैं, तो चाइना से ऑर्डर करेंगे, वो कहेंगे जी मिनिमम 1000 प्रोडक्ट बनवाएं, 10,000 प्रोडक्ट बनवाएं। इस तरह उनकी पैकिंग बनवाएंगे, वो भी 500 पैकिंग बनवाएं, 1000 पैकिंग बनवाएं। तो आपको बड़ी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगी। उसके बाद हाई रिस्क के वो प्रोडक्ट आपका चले या ना चले, सेल हो या ना हो, तो ये इसमें हाई इन्वेस्टमेंट और हाई रिस्क हो जाएगा। उसके बाद जो इसमें हमने क्या क्या काम करना होता है जी, सबसे पहले तो यहाँ पर तो बाई इन्वेंट्री है, यहाँ पर हमने करना होता है मैन्युफैक्चर इन्वेंट्री। मैन्युफैक्चरिंग करनी है आपने, करवानी है या करनी है। उसके बाद आपने फिर देखना है कि अगर इंटरनेशनल मार्केट में आप कर रहे हैं, तो फिर आपको यही यूज फुलफिलमेंट सेंटर करने पड़ेंगे, कि यूज फुलफिलमेंट सेंटर आपने चाइना से मैन्युफैक्चर करवाया, इन फुलफिलमेंट सेंटर को आपने आइटम भिजवा दिया, इन्होंने आपका आइटम स्टोर कर दिया। फिर उसके बाद जो सेलिंग का मॉडल भी यही है कि आप मार्केट प्लेसेस पे सेल करें या फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर सेल करें। कस्टमर सपोर्ट यहाँ पर भी आपके पास ही होती है। तो ये तो चार मैंने आपको जी मॉडल बता दिए ऑनलाइन काम करने के, ऑनलाइन कैसे पैसे बनाने हैं। इसके अलावा जो भी मॉडल आपको कोई भी बंदा बताए कि ये वाला मॉडल है, ये इसमें काम कर लें उसमें काम कर लें, तो ज्यादातर उसमें मॉडल जो हैं फ्रॉड होते हैं। लेकिन कुछ मॉडल ऐसे हैं जो फ्रॉड नहीं है, लेकिन उसके लिए आपको हाई स्किल्स चाहिए होती हैं, और फिर ही आप उसमें पैसे अर्न कर सकते हैं। तो उन कामों में इंटर होने से पहले 1000 दफा सोच लें कि आपको वो स्किल्स हैं, जैसे खासकर ट्रेडिंग, फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसी तरह क्रिप्टो ट्रेडिंग। इसके लिए ये 2 नंबर काम नहीं है। इसमें पाकिस्तान में इलीगल हैं, कुछ लीगल हैं, इंटरनेशनल मार्केट में भी इसी तरह। वो एक डिफरेंट समझ लें कि एक लंबी बहस है। लेकिन उसमें चीज ये है कि अगर आप उसमें इंटर होंगे तो आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए, फिर ही आप उसमें पैसे अर्न कर सकते हैं। अदरवाइज आपके साथ ज्यादातर क्रिप्टो करेंसी के बहुत सारे फ्रॉड कंपनियां भी लॉन्च होती हैं, जो आपके साथ फ्रॉड करके कोई लॉन्च किया उसके बाद छोड़ छाड़ के भाग। उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग है, उसमें भी इसी तरह के इश्यूज होते हैं। फॉरेक्स ट्रेडिंग में ज्यादा फ्रॉड नहीं है, लेकिन उसके लिए एक्सपीरियंस चाहिए होता है। जैसे फॉरेक्स तो आप लोकल पाकिस्तान मार्केट में भी कर सकते हैं, जिसमें शेयर बाइंग एक्सचेंज भी आ जाती है फॉरेक्स के साथ साथ। फॉरेक्स होती है कि करेंसी ट्रेडिंग करते हैं, शेयर इस तरह शेयर बाय एंड सेल करते हैं। तो उसके लिए आपको प्रॉपर समझ लें नॉलेज हो। उसके बाद फिर आ जाता है जी कुछ लोग एनएफटीज बना के सेल करते हैं। तो एनएफटीज जो हैं ये भी इसी तरह, इसमें भी क्रिप्टो करेंसी यूज होती है। पाकिस्तान में रहते हुए एनएफटीज अकाउंट ओपन सी वगैरह पे बनाना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन इंटरनेशनल मार्केट में अगर आपको कोई जानने वाला हो, अकाउंट आप बना के, तो यहाँ पर अगर आप ग्राफिक डिजाइनर अच्छे हैं तो डिजाइन बनाकर आप एनएफटीज
उनको बोलते हैं, तो ये सेल कर सकते हैं। इसमें भी बहुत अच्छे पैसे लोग अर्न कर रहे हैं। लेकिन जहाँ पर हम बात करेंगे इन 4 जो वेज हैं उनकी, कि सबसे पहले आप लोग ये जो कोर्स कर रहे हैं, स्किल्स सीख रहे हैं, इस स्किल्स को सीखना है आपने। सीखने के बाद फिर अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है, कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो इन प्लेटफॉर्म पर आप सेल करें। अगर आपके पास लो इन्वेस्टमेंट है तो आप ये ड्रॉप शिपिंग से स्टार्ट करें। ड्रॉप शिपिंग से थोड़े ज़्यादा पैसे हैं आपके पास, तो आप उसके बाद होलसेल में आ जाए। होलसेल के में से पैसे आपने अर्न किए या ऑलरेडी आपके पास बड़े पैसे, ज़्यादा पैसे हैं, रिस्क ले सकते हैं, तो प्राइवेट लेबल में आप चले जाए। तो एक ये रोड मैप आप बना सकते हैं अपना, कि आपने स्टार्ट जहाँ से करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ पे पहुँचना है, ब्रांड पे पहुंचना है आपने। तो ये स्टेप बाय स्टेप आप लेके जा सकते हैं। इसी तरह जितना जैसे रिस्क ज्यादा है ना सब में, इसमें मैंने कहा जी नो इन्वेस्टमेंट नो रिस्क। उसके बाद वेस्टेज ऑफ टाइम, इसमें टाइम वेस्ट कर सकते हैं आप, आपको कुछ नहीं मिले। इसी तरह ड्रॉप शिपिंग जो है जी लो इन्वेस्टमेंट है, तो इसमें लो रिस्क है, लो रिस्क, उसके बाद लो प्रॉफिट। इसमें मीडियम रिस्क है, तो इसमें मीडियम प्रॉफिट। इसी तरह ये वाला जो है जी हाई रिस्क है, तो इसमें हाई प्रॉफिट है। तो ये भी चीजें समझने के साथ साथ समझने की हैं कि जिस चीज में सिंपल, जिसमें आपका रिस्क नहीं होगा, रिस्क मिनिमम होगा, उसमें आपका अर्निंग भी बहुत ज्यादा होगी। अब ये जो मॉडल है पहले वाला, इसमें जो है इनकम तो हाई है फ्रीलांसिंग में, कि आपको प्रोजेक्ट मिलते हैं, अगर मिलना शुरू हो जाए तो आपको हाई इनकम आनी शुरू हो जाती है। लेकिन इसमें एक चीज है कि इनकम जो है वो स्टेबल नहीं है, कंटिन्यूसली हाई स्ट्रगल भी है इसमें। हाई इनकम के साथ हाई स्ट्रगल है। हाई स्ट्रगल आपको बार बार करनी पड़ती है। यहाँ पर है कि आपका ई कॉमर्स की आपने वेबसाइट जो है अगर बनाते हैं, ड्रॉप शिपिंग के मॉडल को फॉलो करते हैं, आपकी वेबसाइट एक दफ़ा ट्रैफिक मिल गई, आपने उसको रीच दिला दी, तो उसके बाद कंटिन्यूसली फिर आपका काम चलता रहता है। बार बार आपको उतना हार्ड वर्क नहीं है फ्रीलांसिंग जितना। इसी तरह होलसेल की वेबसाइट में भी आपका कंटिन्यूसली आपने रैंक कर ली, वेबसाइट कीवर्ड रैंक हो गए, कंटिन्यूसली आपका एक बिजनेस हो गया। इस तरह प्राइवेट लेबल भी एक दफ़ा आपने एक कोई भी प्रोडक्ट समझ लें कि कर लिया, उसके बाद आपका ब्रांड बिल्टअप हो गया, तो आपने फिर सारी जिंदगी आप उसी प्रोडक्ट से पैसे अर्न करते रहते हैं, आपकी स्ट्रगल बहुत कम हो जाती है। तो हमने इसका बनाना है, बजटिंग भी उसी लिहाज से बनेगी। ये बजटिंग भी अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो उसके लिए तो बजटिंग की कोई खास जरूरत नहीं है, सिंपली आपने प्रोफाइल बना लेनी है। लेकिन अगर सोशल प्रोफाइल आपने बनानी है, आपने सोशल ब्रांडिंग करनी है, उसके लिए फिर बजट आपको रखना पड़ेगा। मिनिमम 10,000 पाकिस्तानी रुपीज मैं रिकमेंड करूंगा, कि जो लोग सोशल प्रोफाइलिंग करना चाहते हैं, बना के अपनी कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, उनके लिए मिनिमम 10K मंथली बजट जो रखें, जिसके वो पेड एड रन करें अपनी फेसबुक के ऊपर, और उसके बाद वहां से उनको एवरी मंथ 5 to 10,000 पेज लाइक्स मिलेंगे और उनको रीच मिलेगी। वही ट्रैफिक यूट्यूब पे भी जाएगी, फेसबुक पे भी आएगी। तो आप विद इन 6 to 8 मंथ आपकी एक प्रोफाइल अच्छी बन जाएगी, कि अगर एवरी मंथ 10,000 रुपये आप खर्च कर रहे हैं, तो एक अप्रोक्सीमेटली 8 से 10,000 लाइक्स आपके पेज पे एवरी मंथ आएंगे। 6 मंथ में आप लोग जो है जी 50K प्लस लाइक आपके पेज के आ जाएंगे, तो उसमें आपको रीच मिलना शुरू हो जाएगी। तो 50 60 के बजट कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, तो ये आप लोग इन्वेस्ट कर सकते हैं, और उसके बाद साथ साथ इन प्लेटफॉर्म पर भी काम कर सकते हैं, तो आप अच्छे फ्रीलांसर बन जाएंगे। उसके बाद ये हम आ जाते हैं जी ई कॉमर्स ड्रॉप शिपिंग के लिए। इसके लिए हमें क्या क्या कुछ चाहिए होता है। सबसे पहले तो ड्रॉप शिपिंग का जो मॉडल है, ये मैंने बात की मार्केट प्लेसेस की, तो मार्केट प्लेसेस के ऊपर ड्रॉप शिपिंग जो है वो रिकमेंडेड, कुछ प्लेटफॉर्म के ऊपर रिकमेंडेड है, कुछ के ऊपर रिकमेंडेड नहीं। जैसे अमेजोन है वो रिकमेंडेड नहीं करता, वो आपके अकाउंट बैन हो जाते हैं, अमेजोन के ऊपर आपका अकाउंट बंद कर देते हैं अगर उनको ड्रॉप शिपिंग ट्रैक हो जाए। इसी तरह ईबे है, वो भी इसी तरह बंद कर देते हैं। तो कुछ प्लेटफॉर्म ऐसे हैं जो आपको रिकमेंड करते हैं, वहां पर आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं।
तो उनको ही यूज करें, वाइट लेबल ड्रॉप शिपिंग यूज करें। वाइट लेबल का मतलब है कि जो बंदा आपका आइटम पोस्ट कर रहा है वो अपना कोई भी उसमें इनवाइसिंग या किसी किस्म का कोई भी ब्रांड नेम आगे डिलीवर नहीं करता, क्योंकि मेन इन बड़े बड़े मार्केट प्लेस को यही खतरा होता है कि हम क्लाइंट को डायरेक्ट अपनी तरफ जो है मूव ना कर लें, क्लाइंट उनके ही प्लेटफॉर्म से बार बार बाइंग करें। तो ड्रॉप शिपिंग के लिए रिकमेंडेड जो ऑप्शन है वो है जी ओन वेबसाइट। कि आपने अपनी वेबसाइट बनानी है, उसके ऊपर आप प्रोडक्ट जो है जी वो एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो आपकी वेबसाइट का जो बजट है जी, वेबसाइट का अगर हम बजट लगाएं कि वेबसाइट के ऊपर कितना कॉस्ट इसकी वेबसाइट के ऊपर आएगी, तो वेबसाइट का मिनिमम मिनिमम हम अगर बजट लगाएं तो आपकी $100 समझ लें कि अच्छी वेबसाइट बनवाने के आपकी कॉस्ट आएगी मिनिमम, पाकिस्तान के लिहाज से अगर पाकिस्तान से आप बंदा कोई भी लें तो $100 में आपकी अच्छी वेबसाइट, अच्छा डिजाइन आपका बनेगा वेबसाइट का। उसके बाद अगर शॉपिफाई पर आपने करना है तो शॉपिफाई की फर्स्ट 3 मंथ तो $1 सब्सक्रिप्शन हो जाएगी। उसके बाद फिर आपकी जो सब्सक्रिप्शन है वो अप्रोक्सीमेटली $29 पर मंथ सब्सक्रिप्शन होगी शॉपिफाई की, जो आप पे करेंगे उसके बाद। फिर उसके वेबसाइट बन गई, आपने जो आइटम है मुख्तलिफ, जैसे ड्रॉप शिपिंग है तो इसमें हम 2-3 जगह से ड्रॉप शिपिंग करते हैं। जैसे सीजे ड्रॉप शिपिंग के लिए हम लेते हैं, सीजे ड्रॉप शिपिंग वालों से सब्सक्रिप्शन लेते हैं। इनकी सब्सक्रिप्शन जो है फ्री की ऑप्शन भी है, लेकिन मिनिमम इनकी जो सब्सक्रिप्शन रिकमेंडेड है वो समझ लें कि अप्रोक्सीमेटली $19 पर मंथ की है। ये आपका एक खर्चा समझ लें कि शुरू में 100 का ये हो गया पहले 3 मंथ, तो ये फिर उसके बाद ये फिर आपका ये वाला खर्चा आ गया सीजे ड्रॉप शिपिंग का। फिर आप क्या करते हैं कि आपने जो भी अपनी वेबसाइट आपने बनाई है, आपको प्रॉपरली उसकी मार्केटिंग करेंगे तो ट्रैफिक आएगी आपके पास। तो स्टार्टिंग के जो मंथ होते हैं जी, पहले 3 मंथ $100 इज रिकमेंडेड फॉर फेसबुक मार्केटिंग। आप $100 जो है, ये छोटी इन्वेस्टमेंट की बात मैं कर रहा हूँ कि $100 आप फेसबुक के ऊपर लगाएं, फेसबुक एड्स के ऊपर, जिससे आपको ट्रैफिक मिले। उसके बाद $100 आप लोग उस पर लगाएं गूगल एड्स के ऊपर। स्टोर इसमें आपने खुद मैनेज करना है। अगर आप खुद मैनेज नहीं कर सकते तो आपको एक वर्चुअल असिस्टेंट भी हायर करना पड़ेगा। वर्चुअल असिस्टेंट की जो कॉस्ट है, स्टार्टिंग कॉस्ट $200 a मंथ है। तो इसको अगर हम टोटल सम अप करें तो ये मैंने मोटी मोटी जो कॉस्ट है आपको ड्रॉप शिपिंग की बता दी हैं। अगर 200 वर्चुअल असिस्टेंट को दें, 100 गूगल को दें, 100 फेसबुक को, 100 वेबसाइट बनाने पे 2, 3, 4, 5 और 29 ये बाद में, अप्रोक्सीमेटली जो है आपका अंदाजन जो है जी $550 आपका खर्चा है ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करने का। कि अगर आप इंटरनेशनल मार्केट में ड्रॉप शिपिंग करते हैं तो $550 आपके पास एक मंथ ये स्टार्टिंग बजट है आपका होना चाहिए। उसके बाद पहले महीने आपको कोई प्रॉफिट नहीं आना, कोई प्रॉफिटेबिलिटी नहीं आनी आपकी, इसको हम कह लें जी स्टार्टिंग बजट। सेकंड मंथ आपका वेबसाइट बनाने का खर्चा निकल जाना है, लेकिन आपका ये वाला खर्चा रहना है, जो सीजे ड्रॉप शिपिंग का ये वाला भी रहना है, और ये भी रहना है, ये भी रहना है, ये भी रहना है, अगर वर्चुअल असिस्टेंट आपने रखा हुआ है। अगर नहीं है तो ये निकल जाना है आपका, आप खुद से अगर मैनेज कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग बजट 5 तो है। उसके बाद फर्स्ट मंथ का जो हमारा फर्स्ट मंथ एक्सपेंसेस बनेंगे हमारे 200, 300, 400 और 450 कह लेंगे। 450 फर्स्ट मंथ के आपका एक्सपेंसेस है। इसी तरह आपके सेकंड मंथ के भी 450, थर्ड मंथ के भी 450। ये कंटिन्यूसली पहले 3 मंथ जो है जी, ये हमारे टोटल एक्सपेंसेस फर्स्ट 3 मंथ के हम निकाल लेंगे जी।
फर्स्ट 3 मंथ टोटल, ये हमारे बन जाएंगे जी, फर्स्ट 3 मंथ के टोटल बन गए हमारे 1,019 तो डॉलर नहीं है। तो आपको समझ लें कि स्ट्रगल करेंगे शुरू में, आप स्टोर भी बनवा लेंगे और ये छोटी मोटी सब्सक्रिप्शन ले लेंगे, और ये वाले समझ लें अगर ये 200 आप बचाते हैं तो आप स्टोर को ग्रोथ नहीं दे पाएंगे। आप 2 महीने 3 महीने के बाद दरमियान में छोड़ के भाग जाएंगे और मुझे गालियां भी निकालेंगे कि सर ने तो कहा था ड्रॉपशिपिंग का बिजनेस बड़ा ज़बरदस्त है, और हमने 6 महीने सीखने पे भी लगाए और कुछ नहीं मिला इसमें। तो ये मार्केटिंग का बजट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त मिलियंस ऑफ कंपनीज जो हैं वो ड्रॉपशिपिंग का काम कर रही हैं। तो जब तक आप एड्स रन नहीं करेंगे तो आपको ट्रैफिक नहीं मिलने वाली, या तो आपको आपकी एसईओ की स्किल्स बहुत आउट क्लास हों, तो आप एसईओ कीवर्ड के ऊपर काम करें प्रॉपर, और उसमें भी मिनिमम फिर 6 मंथ आपको कुछ नहीं आने वाला, कि 6 मंथ में जा 6 मंथ के बाद जाके आपकी एसईओ की वेबसाइट रैंक होगी। तो ये तो पहले 3 मंथ का जो बजट है, इसमें आप पहले ये समझ लें कि फर्स्ट 3 मंथ में आपकी जो इन्वेस्टमेंट है ये टोटल जानी है, आपके पास जो प्रॉफिट है वो समझ लें कि जीरो है, कोई प्रॉफिट नहीं आएगा। पहले 3 मंथ में आपको कुछ भी नहीं बचने वाला। आपको ट्रैफिक ही मिलेगी, उसके बाद सेल्स भी होगी, लेकिन आपको कुछ बहुत ज़्यादा सेविंग नहीं होगी, आप कम्पिटिटिव प्राइसेस पे काम कर रहे होंगे। और नेक्स्ट फिर जो 3 मंथ होंगे, इसमें नेक्स्ट 3 मंथ में हम जो बजट अपना इंक्रीज कर देते हैं। ये वाला जो बजट है हम मार्केटिंग का बजट, फेसबुक एंड मार्केटिंग का बजट, ये तो फर्स्ट 3 मंथ का हो गया। उसके बाद नेक्स्ट 3 मंथ का हम बजट बनाएंगे कि नेक्स्ट 3 मंथ में हमने क्या करना है। तो हम जो फेसबुक का एड बजट है इसको हम बढ़ा के 200 कर देते हैं, जो गूगल एड्स का है इसको 200 कर देते हैं, और साथ हम एसईओ का बजट भी फिर ऐड कर लेते हैं इसमें के साथ, हम एसईओ भी करवानी शुरू कर देते हैं। 200 एसईओ का बजट भी कर लेते हैं। तो इसमें हमारा जो मंथली बजट है ये हमारा हो गया 800। 800 हमारा मंथली बजट, ये फिर 800 ही जाएगा अगले 3 मंथ में। यहाँ पर आपका बजट जो नेक्स्ट 3 मंथ का जी वो बना सेकंड क्वार्टर का, वो बन गया जी $2,400 का। लेकिन ये वाला इस स्टेज पे जो बजट आपका होना है, ये वाला आपको अपनी जेब से नहीं लगाना पड़ेगा। ये वाला बजट जो है आपका स्टोर ही आपको निकाल के देगा, और इस लेवल पे आपको सेविंग भी आनी स्टार्ट हो जाएगी। कि आप अगर ये इतना 200 का बजट लगा रहे हैं एसईओ पे भी, गूगल ऐड पे भी, फेसबुक पे भी, तो पहले 3 मंथ में हम अपने स्टोर को ब्रेक इवन पॉइंट पे ले आते हैं। ब्रेक इवन का मतलब होता है कि नो प्रॉफिट नो लॉस पे ले आते हैं, कि आपका ये जो बजट लास्ट थर्ड मंथ में जाता है ना, ये भी अप्रोक्सीमेटली आपका स्टोर कुछ हद तक कवर करता है। तो ये 1900 की जो कॉस्ट है ये थोड़ी कम हो जाती है, इतनी नहीं रहती। लेकिन ये वाला जो 2400 का बजट है ये समझ लें आपने जेब से नहीं लगाना, ये आपको सेल जा रही होगी आपके स्टोर की, और उसमें से ही सेल में से ही आपने बजट लगा रहे होना है, और उसमें से आपको प्रॉफिट आना शुरू हो जाना है। और इस स्टेज में जो सेकंड 3 मंथ होते हैं, इसमें जो आइडिया है अप्रोक्सीमेटली आपको 500 से लेके और $1,500 तक जो है जी मंथली सेविंग भी आनी स्टार्ट हो जाती है इस स्टेज के ऊपर, कि आपका ये बजट भी निकालेगा आपका स्टोर, और 500 से लेके $1,500 तक आप मंथली सेविंग भी करोगे, अर्न करोगे। और फिर अगले जो है 6 मंथ भी हमने इसी तरह ये जो बजट है इसको साथ साथ अपनी सेल्स को मेंटेन करते हुए सेल्स बढ़ानी है, और साथ ये बजट भी थोड़ा थोड़ा हमने बढ़ाते जाना है। और हमने ये बजट जो है जी मंथली बजट हमने 1500 के ऊपर ले जाना होता है, कि मंथली बजट जो इसका 500 कर लें, इसका 500 कर लें, इसका 500 कर लें, कि ये हमने बजट 1500 के ऊपर ले जाना है।
और इसी तरह वर्चुअल असिस्टेंट भी जारी बात है काम उसका बढ़ जाता है, उसकी भी वेजेस फिर साथ थोड़ी बढ़ जाती हैं जिस तरह सेल बढ़ती है। तो ये जितना भी ऑनलाइन काम है, मार्केटिंग के बगैर आपकी सेल्स नहीं आती। मार्केटिंग को आपने क्विट नहीं करना। ड्रॉप शिपिंग में मार्केटिंग के साथ साथ ही आपका जो आगे काम चलना है। तो ये तो पहला मॉडल हो गया। उसके बाद इसमें हमने एक्सपेक्टेशन जो है वो भी हमने बनानी होती है बजट में, कि हमारी सेल्स क्या होगी, सेल्स एस्टिमेशन हमारी क्या होंगी, कि हम कितने प्रोडक्ट लगाएंगे, 10 प्रोडक्ट लगाएंगे, 20 प्रोडक्ट लगाएंगे, इनकी डिमांड क्या है, हमारे डेली कितने प्रोडक्ट सेल होंगे, मंथ में कितने सेल होंगे, ईच प्रोडक्ट में कितनी प्रॉफिटेबिलिटी है। तो ये जो मैंने ये 500 से 1500 निकाल के आपको बताया है, ये तो मैंने ऐसे रफली तुक्का मार दिया। लेकिन जब भी आप मार्केट रिसर्च करते हैं इसमें तुक्का काम नहीं आता, तुक्का नहीं लगाना होता आपने कोई भी। आपने प्रॉपर जो है लिखना है, उसमें प्रॉपर प्लान करना है। तो कल इस पे वो इसके ऊपर मैं बात करूंगा, बताऊंगा आपको किस तरह से ये 500 से 15,000 500 से 1500 कैसे बनेगा, तो उसके ऊपर बात करूंगा डिटेल से। और उसके बाद ये वाला जो मॉडल है जिसमें हमने अपना होलसेल का मॉडल जो है हमने करना होता है, तो इसकी भी बजटिंग अगर हम निकालेंगे तो सबसे पहले वेबसाइट ऑन इसी तरह होगी, ये सब कुछ इसी तरह होगा। और इसी तरह ये स्टार्टिंग बजट जो है इनका इसी यही सारा स्ट्रक्चर फॉलो होगा। और इसमें जो है जी मेन चीज जो है वो हो जाएगी आपकी, इसमें एक और चीज ऐड हो जाएगी आपकी इन्वेंट्री कॉस्ट। आप इसमें होलसेल में इन्वेंट्री कास्ट स्टार्टिंग में आप $500 की ले सकते हैं, कि 500 से आप इन्वेंट्री स्टार्ट कर दें होलसेल लेके। और उसके बाद उनका 1900 बजट बना था फर्स्ट स्टार्टिंग बजट, तो आपका बनेगा जी 2400 स्टार्टिंग बजट आपका बनेगा। इसी तरह फिर आपकी जो इन्वेंट्री, और साथ इसमें अगर आपने अमेजोन वगैरह पे करना है तो अमेजोन की सब्सक्रिप्शन आ जाएगी, जिसकी 29 है, शॉपिफाई की, अमेजोन की भी अप्रोक्सीमेटली 34-35 है। तो वो आप साथ ऐड हो जाएगी आपकी। उसके बाद इसी तरह आपने ये जो मार्केटिंग का बजट है ये भी आपने इसी तरह से लेके चलना होता है, इसको भी स्टेप बाय स्टेप बढ़ाना है इसमें भी। और इसमें आपको क्योंकि जो आपने इन्वेंट्री बाय की होती है वो आपको काफ़ी कम प्राइस पे मिली होती है, तो मार्जिन वैसे इन्वेंट्री में ज़्यादा होता है। कि एक आइटम अगर ड्रॉप शिपिंग में आपको 15 का मिल रहा है और आगे आपने 20 का सेल किया है, तो इन्वेंट्री अगर इकट्ठी बाय करेंगे तो वही 15 वाला आपको 10 का मिला होता है। तो यहाँ पर जो है आपका मार्जिन ज़्यादा होता है। तो इसमें अगर हम देखें ये इन्वेस्टमेंट थोड़ी ज़्यादा करके, तो यहाँ पर ये 500 से 1500 सेविंग है। तो इसमें आप कह लें 1000 से 3000 सेविंग होगी फर्स्ट 6 मंथ में, अगर आप होलसेल का मेथड जो है जी इसको फॉलो करते हैं। फिर आखिरी आ जाता है हमारे पास प्राइवेट लेबल का। प्राइवेट लेबल में भी अगर आप ये सारा कुछ देखेंगे तो ये सारा कुछ इसी तरह यही सेम आ जाना है, कि आपकी वेबसाइट होगी, उसके खर्चा आएगा, उसके बाद आपकी सब्सक्रिप्शन होंगी, वीए को पे करेंगे, गूगल एड्स, ये सारा कुछ ऐसे ही लगाएंगे। लेकिन आपकी जो इन्वेंट्री कास्ट है ना, ये मिनिमम 500 के बजाय 5000 हो जाएगी। तो ये आपका बजट जो समझ ले मिनिमम, आप जो है मिनिमम ये मैं बता रहा हूँ कि अगर आपने करना है तो ये तकरीबन $7000 से आप अप्रोक्सीमेटली आप होलसेल का एक ब्रांड समझ ले, एक प्रोडक्ट लॉन्च जो है वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि इसमें साथ मार्केटिंग का बजट काफ़ी ज़्यादा रखना पड़ेगा। ये यहाँ पर जो शुरू में हमने 100 का लगाया है, इसको हमें 500 का करना पड़ेगा। कि ये जो बजट है इसको हमें 500 का करना पड़ेगा, इसको भी 8000 कर लेते हैं, कि 8000 से आप लगाएं। और फिर फर्स्ट 3 मंथ का भी बजट उसी तरह से ज़्यादा लगेगा। जैसे यहाँ पर हमने तो लगा लिया था जी, फर्स्ट मंथ का बजट 200 लगा लिया था फर्स्ट 3 मंथ का। और इसमें लेकिन आपका बजट जो है वो ज़्यादा जाएगा, ये 100 था, तो इसमें हम 500 होगा। तो इसमें हमारा मंथली बजट भी मिनिमम 1000 मार्केटिंग का जाएगा। तो फिर जाके हमारे ब्रांड की जो, क्योंकि हमारा प्रोडक्ट पहले कोई नहीं जानता, हमारे ब्रांड को कोई नहीं जानता, तो उसके ऊपर बजट मार्केटिंग का ज़्यादा लगेगा। लेकिन इसके ऊपर फिर आपकी सेविंग भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इसके ऊपर 30 to 40% मार्जिन होता है आपका जी, होलसेल के ऊपर 30 to 40% मार्जिन। तो अगर आप इसमें समझ लें 500 का आप पेड बजट लगा रहे हैं मंथली, तो आपको रफली जो है पहले साल में अप्रोक्सीमेटली मिनिमम $2 लाख तक की आपको इसमें सेल मिल जाती है। $2 लाख तक की आप सेल कर लेते हैं इसमें। और 30 to 40% अगर मार्जिन मैं आपको बता रहा हूँ, तो 2 लाख का 30-40% मार्जिन अप्रोक्सीमेटली
60 to 80 के आपका जो है जी इसमें सेविंग कर लेते हैं आप फर्स्ट ईयर में। लेकिन इसके साथ ये जो सारे ये फिगर्स हैं, सिर्फ ये जो मैं आपको सारी चीजें बता रहा हूँ ये फिगर्स हैं ओनली। इसके साथ हाई रिस्क जो है ये साथ जुड़ा रहेगा कि आपके ये सारे पैसे जो हैं ये जाया भी हो सकते हैं। हाई रिस्क हाई इन्वेस्टमेंट, लो रिस्क लो जी। इन्वेस्टमेंट में सबसे पहले जो प्लानिंग है वो बहुत ज़रूरी है। प्लानिंग ये हमारी पिछले 2 वीक में प्लानिंग की हम बात कर रहे हैं, मार्केट रिसर्च, उसके बाद प्रोडक्ट प्लान करें, मार्केट में देखें कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है, कीवर्ड रिसर्च देखें, कंपेटिटर्स को देखें। तो बेहतरीन प्लानिंग करेंगे। बेहतरीन प्लानिंग करने के लिए बेहतरीन रिसर्च करनी पड़ती है। रिसर्च के लिए आपके पास अच्छा डाटा होना चाहिए। डाटा के लिए आपके पास इंटरनेट अवेलेबल है, इंटरनेट से डाटा हासिल करें और उसको स्टडी करें डाटा को। फिर उसके बाद स्टडी की बेस के ऊपर अपनी रिसर्च जो है उसकी फाइंडिंग्स को लें। फिर आप प्रोडक्ट प्लान करें कि ये वाले प्रोडक्ट में मुझे जाना है। फिर उस प्रोडक्ट की आप इन्वेस्टमेंट देखेंगे कि इसके ऊपर कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी, मेरे पास कितने पैसे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं एक बात बड़ी आपको जो समझ ले बता दूं बिजनेस के लिए पते की बात, वो ये है कि जब भी आपने बिजनेस करना है आपने कभी भी बिजनेस जो है पैसे किसी से उधार मांग के नहीं करना। 100% पैसे किसी से पकड़ के नहीं करना कि ये मुझे पैसे दे दें और मैं ये बिजनेस करने लगा हूं, जैसे इसमें प्रॉफिट आएगा आपको मैं रिटर्न कर दूंगा। तो इसमें क्या होता है, इस तरह के जो बिजनेस होते हैं ना पैसे पकड़ के करने वाले, मोस्ट मोस्टली ये फेल हो जाते हैं। उसकी वजह एक तो आपके ऊपर मेंटल प्रेशर बहुत ज्यादा होता है कि किसी से लिए हुए हैं तो उसको वापस करने हैं, और एक टाइम भी उसमें फिर स्ट्रक्चर्ड होता है कि इतने टाइम में वापस करने हैं। तो आप खुल के उसमें खेल नहीं सकते कि आपको एक प्रेशर है आपके ऊपर। जब भी आपने बिजनेस करना है तो आपने अपनी सेविंग्स देखनी है कि ये मेरे पास इतनी सेविंग है, ये पैसे मैंने इन्वेस्टमेंट करनी है, या उस सेविंग की बेस पे अगर बैंक से आपको लोन मिलता है तो आपने फिर वो लोन जो है वो आपने लेना है बैंक से। तो फिर जाके आपने उस लोन को यूटिलाइज करना है। तो साथ आपने कंपनी फॉर्मेशन की, यहाँ पे कास्टिंग की बात नहीं हुई कि अगर आपने इंटरनेशनल मार्केट में कंपनी फॉर्मेशन करनी है, जैसे इंटरनेशनल मार्केट में बैंक अकाउंट खोलना है, एलएलसी बनानी है, अगर यूएसए में करना है, यूके में करना है, तो उनकी क्या कास्टिंग होगी। तो ये कास्ट भी साथ आपको इंक्लूड करनी पड़ेगी। लेकिन हम शॉपिफाई के ऊपर ज्यादा क्योंकि फोकस कर रहे हैं, तो शॉपिफाई पाकिस्तान से भी हो सकती है, हमने शॉपिफाई की कास्टिंग को ही देखा है ज्यादा। और यहाँ से बैठ के आप ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। तो ये चीज जो है आपने लाजमी इंक्लूड करनी है कि जो बजट है वो अपनी जेब से, अपने पास से, अपनी सेविंग से ही खर्च करना है। अगर आप जिसके ऊपर आपको डर ना हो कि अगर ये पैसे डूब जाएं, किसी किस्म का कोई अगर रिस्क लेना पड़ता है तो कल को ये ना हो कि किस तरह मैंने वापस करने हैं और किस तरह आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और एक बड़ा प्रॉब्लमेटिक इशू बन जाएगा। तो जब भी बिजनेस करें ये हमेशा जहन में रख के करें। पाकिस्तान में ज्यादातर लोग क्या करते हैं, किसी से मांग के पैसे ले लेते हैं और उसके बाद उससे बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं। और उनका एक बड़ी रीजन यही होती है बिजनेस फेल होने की कि मांगे तांगे के पैसे से बिजनेस नहीं होता कभी भी। चाहे छोटे लेवल से शुरू करें लेकिन हमेशा आप अपनी इन्वेस्टमेंट से ही बिजनेस स्टार्ट करें। और जो एक सीड फंडिंग की जो बात होती है वो एक डिफरेंट वे है सीड फंडिंग का, कि अगर वो बड़े प्रोजेक्ट के लिए है जो मिलियंस ऑफ डॉलर्स के प्रोजेक्ट है। ये जो मैं बात कर रहा हूँ आपके छोटे लेवल के, जैसे ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस है, आपने पीएल का बिजनेस करना है, होलसेल का बिजनेस करना है, इसकी बात कर रहा हूँ। और जो बड़े लेवल के प्रोडक्ट्स होते हैं, बड़े लॉन्चेस होते हैं, उसमें सीड फंडिंग, बैंकिंग, ये सब कुछ इंक्लूड होता है। और उसमें फिर रिस्क फैक्टर थोड़े से डिफरेंट टाइप के हो जाते हैं कि वो आपके ऊपर रिस्क नहीं होता, कि वो कंपनीज लिमिटेड कंपनीज होती हैं, अगर वो बैंकरप्ट हो जाती हैं तो आपको कोई बंदा कुछ नहीं कह सकता। आपके ऊपर एक पैनी का भी समझ लें कि कोई बंदा दावा नहीं कर सकता। और कंपनी बैंकरप्ट होगी तो आप किसी के कोई कर्जदार नहीं है, कंपनी के नाम पे लोन लिया था, कंपनी के नाम पे जो कुछ होता है पाकिस्तान में आपको पता है। तो ये लीगल राइट है हर कंपनी का कि जो भी कंपनी लिमिटेड कंपनी होती है तो जो भी उसके ऊपर आपने स्टार्टिंग इन्वेस्टमेंट लगाई थी कंपनी में सिर्फ वही डूबेगी, उसके बाद आप लायबल नहीं है। लेकिन जो छोटे लेवल पे आप काम करते हैं, किसी से पैसे पकड़ते हैं, तो वो खुद आप लायबल होते हैं, आपने वो पैसे देने होते हैं, उनको कोई गर्ज नहीं होती आपकी कंपनी डूब गई, जहाज डूब गया या जो भी हो गया तो उन्होंने कहना जी आपने पैसे लिए थे हमने तो आप